नमस्कार। फसाई के 2026 के नए रूल्स हर फूड बिजनेस ओनर को ये बात ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप, बेकरी, डेयरी, क्लाउड किचन या फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है जी, ये आपके कॉम्प्लियंस की रियलिटी चेक है। क्योंकि 2026 में फसाई के फ्रेमवर्क में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या है, आज भी बहुत सारे फूड बिजनेस जो हैं पुराने इन्फॉर्मेशन के आधार पर अपना कॉम्प्लियंस चला रहे हैं। तो जो फूड बिजनेस ओनर्स हैं उनको विशेष ध्यान देना है। और जो आपके जानने में फूड बिजनेस ओनर हैं उनको भी ये वीडियो आप पहुंचा देंगे तो शायद वो भी इन कंप्लायंसेस से रूबरू हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा 2026 में क्या बदला है, किसका फ़ायदा आपको मिलेगा, कहाँ सावधानी रखनी है, और एक फूड बिजनेस ओनर को आज अपनी कंप्लायंस फाइल में क्या क्या चेक करना है। वीडियो के अंत तक देखिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक प्रैक्टिकल फसाई कंप्लायंस चेकलिस्ट भी दूंगा। तो फसाई लाइसेंस की सबसे बड़ी खबर आपके सामने जारी है। सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। फसाई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की वैलिडिटी को परपेचुअल वैलिडिटी की दिशा में ले जाया गया है। यानी कि सामान्य तौर पर बार बार रेन्यूअल कराने की पुरानी सोच अब बदल रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। परपेचुअल वैलिडिटी का मतलब परपेचुअल कंप्लायंस नहीं है। अगर आपका लाइसेंस वैलिड है लेकिन आपकी हाइजीन खराब है, आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लाइसेंस के स्कोप से मैच नहीं करती, आपकी प्रेमाइसिस डिटेल्स गलत हैं, आपकी फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस कमज़ोर हैं, या कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ लाइसेंस की वैलिडिटी आपको सेफ नहीं बनाएगी। इसीलिए मैं फूड बिजनेस ओनर से कहूँगा, लाइसेंस रिन्यू कराने की चिंता कम हुई है, लेकिन लाइसेंस मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हुई है। दूसरी बात जो फसाई में 2026 में ऐड ऑन हुआ है, टर्नओवर थ्रेशोल्ड में बदलाव। अब दूसरा चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर छोटे और ग्रोइंग फूड बिजनेसेस के लिए। अप्रैल 1 2026 से रिवाइज टर्नओवर थ्रेशोल्ड्स लागू किया गया है। एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रजिस्ट्रेशन, 1.5 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ तक स्टेट लाइसेंस, 50 करोड़ से ऊपर सेंट्रल लाइसेंस। अब यहाँ मैं आपको एक प्रैक्टिकल सलाह दूंगा। अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है और पिछले साल के टर्नओवर की वजह से आपकी कैटेगरी बदल सकती है, तो अपने फसाई लाइसेंस को सिर्फ देखकर संतुष्ट मत हो जाइए। अपनी करेंट बिजनेस एक्टिविटी और टर्नओवर के हिसाब से कैटेगरी रिव्यू कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, टर्नओवर थ्रेशोल्ड बदलने का मतलब फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हुआ है। तीसरी बात, छोटे फूड बिजनेस को क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपकी छोटी मिठाई की दुकान है, आपका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में आता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कहें मैं छोटा हूँ इसलिए हाइजीन भी छोटी रखूँगा। फूड सेफ्टी में बिजनेस का साइज छोटा हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर की सेफ्टी छोटी नहीं होती है। आपको फिर भी पर्सनल हाइजीन, क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, पेस्ट कंट्रोल, रॉ मटेरियल कंट्रोल, प्रॉपर स्टोरेज, फूड ग्रेड कॉन्टैक्ट मटेरियल्स, टेम्परेचर कंट्रोल और अप्लीकेबल रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। तो ऐसा नहीं कि आप छोटा काम कर रहे हैं तो आपको तो छोटा छोटा मेंटेन करना पड़ेगा। ये गलती मत कीजिएगा। चौथी बात जो एड ऑन हुई है 2026 में, इंस्पेक्शन का तरीका जो कि चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं इंस्पेक्शन की। फसाई फ्रेमवर्क में रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन और फूड सेफ्टी ऑडिट अप्रोच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। इसका सिंपल मतलब समझिए, हर फूड बिजनेस को एक ही तरीके से देखने के बजाय रिस्क को ध्यान में रखकर कंप्लायंस और इंस्पेक्शन पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन एक फूड बिजनेस ओनर के लिए इसका सबसे बड़ा लेसन क्या है, इंस्पेक्शन का इंतज़ार मत कीजिए। आपको अपने बिजनेस में खुद इंटरनल ऑडिट करना चाहिए। मैं अपने कंसल्टेंसी में हमेशा कहता हूँ, इंस्पेक्शन आने के बाद सफाई करना कॉम्प्लायंस नहीं है, रोज़ कॉम्प्लायंस करना फूड सेफ्टी कल्चर है।
और पांचवा पॉइंट फॉस्कॉस और फूड रिकॉल। अब एक ऐसा पॉइंट जो मैन्युफैक्चरर्स और पैकेज फूड बिजनेसेस को विशेष रूप से समझना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में चला गया है और अब बाद में पता चला कि उस पर्टिकुलर बैच में फूड सेफ्टी प्रॉब्लम है, तो आपके पास क्या सिस्टम है? आप कौन सा बैच आइडेंटिफाई करेंगे, किस डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा था, किस डेट को डिस्पैच किया, कितनी क्वांटिटी मार्केट में गई, कितनी वापस आई रिकॉल में, और अफेक्टेड प्रोडक्ट को मार्केट से कैसे कंट्रोल करेंगे। 2026 में फॉस्कॉस में फूड रिकॉल फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बात और इम्पॉर्टेंट हो गई है, वो है ट्रेसिबिलिटी। बैच नंबर सिर्फ पैकेजिंग पर प्रिंट करने के लिए नहीं होता है। मैंने अक्सर देखा ऐसे ही लोग डाल देते हैं BBCC 1 2 3। बैच नंबर आपकी इमरजेंसी एग्जिट है जी, ये ध्यान रखिए, बैच नंबर आपकी इमरजेंसी एग्जिट है। अगर कल कोई सीरियस कंप्लेन आती है तो आपको एक बैच को आइडेंटिफाई करके उसकी पूरी जर्नी ट्रैक करनी आनी चाहिए। बैच इसीलिए बनाई जाती है कि अगर कोई रिकॉल या कोई विशेष तौर पे प्रॉब्लम हो गई तो फाइंड आउट हो सके, आपका फाइनल रिजल्ट यानी ट्रेसिबिलिटी के लिए है। अगर कल कोई सीरियस कंप्लेन आती है तो मान लीजिए आपके बैच की आइडेंटिफाई करने में आपने तो अंड-बंड लिख दिया है, उससे नहीं हो पाती है। तो जितने भी इम्पोजेंस आएंगे और जो भी कंप्लायंस हर्डल के तहत केसेस होंगे वो आप पे लागू होंगे। तो ध्यान रखिए, बैच नंबर को अपना इमरजेंसी गेट समझिए, ठीक है। अब ट्रेसिबिलिटी सिर्फ फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मान लीजिए कि आपने 500 किलो मिठाई बनाई, उसका बैच तैयार हुआ, समझा रहा हूँ, कुछ क्वालिटी आपके ओन आउटलेट में गई, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को गई, कुछ इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को गई। हाँ, अब उस बैच में प्रॉब्लम निकलती है तो क्या आप 10 मिनट में बता सकते हैं कि वह प्रोडक्ट कहाँ कहाँ गया है? अगर आंसर नहीं है तो आपका ट्रेसिबिलिटी सिस्टम वीक है। और यही जगह है जहां फूड सेफ्टी सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, परचेज से लेकर डिस्पैच तक हर स्टेज कनेक्टेड होना चाहिए। और सातवां पॉइंट जो ऑनलाइन फूड बिजनेस वालों के लिए बड़ी अलर्ट है, अगर आप ऑनलाइन फूड बिजनेस करते हैं तो यह हिस्सा ध्यान से सुने। आज फूड बिजनेस सिर्फ दुकान और फैक्ट्री तक सीमित नहीं है जी। आप वेबसाइट से बेच रहे हैं, मार्केट प्लेस से बेच रहे हैं, ई-कॉमर्स मॉडल में हैं या ONDC इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, तो कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना जरूरी है। 2026 में ONDC मॉडल में ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस को लेकर स्पेसिफिक फ्रेमवर्क सामने आया है। इसलिए ऑनलाइन सेलर को सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि ऑर्डर आ रहा है या नहीं, आपको देखना होगा लाइसेंस सही है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सही है, लेवल इन्फॉर्मेशन अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट के अनुसार है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है। पॉइंट नंबर 8, मिल्क प्रोड्यूसर्स और मिल्क वेंडर्स। अगर आप मिल्क प्रोड्यूसर या मिल्क वेंडर हैं तो यह अपडेट बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा जी। फसाई ने ऐसे मिल्क प्रोड्यूसर्स और मिल्क वेंडर्स के लिए रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को स्पष्ट किया है जो अप्लीकेबल डेयरी कोऑपरेटिव एजम्पशन में नहीं आते। तो अगर आपका बिजनेस दूध की खरीदी बिक्री से जुड़ा है तो अपनी फसाई स्टेटस जरूर वेरीफाई करें। पॉइंट नंबर 9, लेबलिंग को हल्के में मत लीजिए। लेबलिंग क्या है जनाब? प्री पैक्ड प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरर की कमिटमेंट है। अब आते हैं पैकेजिंग और लेबलिंग पर। 2026 में लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन में भी अमेंडमेंट हुआ है और फूड बिजनेस ओनर्स को यह समझना चाहिए कि लेबल सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, लेबल आपके प्रोडक्ट का लीगल आइडेंटिटी कार्ड है और आपकी कमिटमेंट है। आपको अपने एप्लीकेबल प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से चेक करना है प्रोडक्ट का नाम, इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स में आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स परसेंटेज में जो है उसको पहले और जो कम क्वांटिटी में है उसको उसके बाद में ऐसे लिखना है।
लास्ट में अगर आप कोई एडिटिव्स एंड ऑल यूज करते हैं तो INS और ई नंबर्स के साथ मेंशन करना है। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन ये कंप्लीट होना चाहिए, इसका रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। NABL एक्रेडिटेड लैब द्वारा दिया हुआ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के रूप में आपको रखना है, तभी उस न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन को आप अपने लेवल पे छाप सकते हैं। एलर्जेन डिक्लेरेशन जहाँ भी अप्लीकेबल हो आपको बतानी है। वेज नॉन वेज का डिक्लेरेशन आपको करना है। नेट क्वांटिटी आपको बतानी है लेवल पे। बैच लॉट आइडेंटिफिकेशन उसी तरह से लिखना है जिससे कि ईजिली ट्रेसिबिलिटी आपके लिए हो सके किसी भी लॉट या बैच का। डेट मार्किंग करनी है, फसाई लाइसेंस का नंबर डालना है, मैन्युफैक्चरर मार्केटर डिटेल्स डालना है और बाकी अप्लीकेबल डिक्लेरेशंस भी आपको देनी है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, एक प्रोडक्ट का लेबल दूसरे प्रोडक्ट को देखकर कॉपी कर देना। ये मैंने अक्सर देखा है। आप भी रसगुल्ला बना रहे हो, वो भी रसगुल्ला बनाए, उन्होंने जो अपने टीन पे छापा है आप भी छाप दिए। जी नहीं, आपके वाटर में कंटेंट अलग हो सकते हैं, आपका शुगर सिरप का कंसंट्रेशन अलग हो सकता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आपके कैलोरीज को या आपके मिल्क का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है जो आपके प्रोटीन को। तो इस तरह से फैट को भी आपके दूध के फैट के फैट के हिसाब से ही आपका रसगुल्ला में फैट का जो भी मात्रा होगा यानी इंग्रेडिएंट्स जो आपका यूज हुआ है वो हो सकता है दूसरे व्यक्ति से अलग हो। तो इस केस में जो बाकी के पैरामीटर्स हैं वो भी आपके अलग होंगे। तो एक प्रोडक्ट का लेवल दूसरे प्रोडक्ट को देख करके कॉपी कर देना ये गलत है। फूड लेबलिंग में लगभग सही भी कई बार सही नहीं होता। फूड लेबलिंग में लगभग सही यानी अप्रॉक्स जो कहते हैं भी कई बार सही नहीं होता। पॉइंट 10 जो है, क्लेम्स पर बहुत सावधान रहें और अगर आप पैकेजिंग या एडवर्टाइजमेंट पर लिख रहे हैं तो हेल्दी, नेचुरल, नो एडेड शुगर, हाई प्रोटीन, इम्यूनिटी बूस्टर, 100% प्योर या कोई न्यूट्रिशनल या हेल्थ क्लेम तो सिर्फ मार्केटिंग टीम के कहने पर क्लेम मत लगा दीजिए। हर क्लेम के पीछे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो सकती है। याद रखिए, मार्केटिंग में अट्रैक्टिव सेंटेंसेस और लीगली एक्सेप्टेबल क्लेम दो अलग अलग चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर 11 जो है, वेगन लोगो और प्रोडक्ट क्लेम्स। 2026 में वेगन फूड से जुड़ी रेगुलेशन में भी अमेंडमेंट आया है जिसमें वेगन लोगों से संबंधित बदलाव शामिल है। इसलिए अगर आप वेगन प्रोडक्ट बनाते हैं तो सिर्फ प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना और रेगुलेटरी कंप्लायंस कंप्लीट होना एक ही बात नहीं है। लोगो डिक्लेरेशन और एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से समझना जरूरी है। पॉइंट नंबर 12, फूड सेफ्टी ऑडिटिंग। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, फूड सेफ्टी ऑडिट फ्रेमवर्क में भी चेंजेस और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स पर काम हुआ है। लेकिन मेरे लिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है, फूड सेफ्टी ऑडिट को पेपर वर्क एक्सरसाइज मत बनाइए। ऑडिट का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि चेकलिस्ट में टिक लगा। ऑडिट का उद्देश्य होना चाहिए मेरे बिजनेस में एक्चुअल रिस्क कहाँ है। और सबसे ज़रूरी सवाल, फूड बिजनेस ओनर क्या करें? कैमरे के थोड़ा करीब आकर बोलें, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट देता हूँ, आज ही अपनी यूनिट में 10 चीज़ें चेक कीजिए। फसाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, क्या आपकी करंट बिजनेस एक्टिविटी के अनुसार सही कैटेगरी है? इम्पॉर्टेंट है। यहाँ के बाद सारी जो पॉइंट्स दी जा रही हैं 10 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टर्नओवर, क्या आपकी करंट टर्नओवर कैटेगरी से लाइसेंस रिक्वायरमेंट बदलती है? प्रेमाइसेस, क्या लाइसेंस में दी गई बिजनेस डिटेल करेंट है? प्रेमाइसेस चेक कीजिए। हाइजीन, क्या आपकी एक्चुअल हाइजीन वही है जो आप इंस्पेक्शन के समय दिखाना चाहते हैं? क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन, क्या क्लीनिंग सिर्फ होती है या उसका रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन भी होता है? ज़रूर चेक कीजिए। पेस्ट कंट्रोल, क्या सिर्फ पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट है या एक्चुअल पेस्ट प्रिवेंशन सिस्टम भी आपके यहाँ पे है? टेम्परेचर कंट्रोल, क्या कोल्ड स्टोरेज और हॉट होल्डिंग की मॉनिटरिंग हो रही है?
ट्रेसेबिलिटी, क्या आप एक बैच को रॉ मटेरियल से कस्टमर तक ट्रेस कर सकते हैं? लेबलिंग, क्या आपका लेबल करेंट अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट के अनुसार रिव्यूड है? ट्रेनिंग, क्या आपका स्टाफ सिर्फ काम करना जानता है या फूड सेफ्टी भी थोड़ा बहुत समझता है? दोस्तों, आप फसाई कॉम्प्लियंस को सिर्फ एक लाइसेंस की तरह देखना बंद कीजिए। फसाई लाइसेंस आपकी एंट्री है, लेकिन फूड सेफ्टी सिस्टम आपकी प्रोटेक्शन है। आपके पास लाइसेंस हो सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट अनसेफ है तो लाइसेंस आपकी रेपुटेशन नहीं बचाएगा। आपके पास ब्यूटीफुल पैकेजिंग हो सकती है, लेकिन अगर ट्रेसेबिलिटी नहीं है, यानी बैच डिटेल प्रॉपर नहीं है, तो क्राइसिस के समय सिस्टम फेल हो सकता है। रिकॉल के समय आप पे वो सारे केसेस लागू हो सकते हैं। आपके पास ट्रेंड सेफ हो सकता है, लेकिन अगर एसओपी और मॉनिटरिंग नहीं है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल है। फूड बिजनेस में कॉम्प्लियंस का मतलब यह नहीं कि हम फसाई से डरें। कॉम्प्लियंस का मतलब है कि हम अपने कस्टमर के सामने जवाबदेह रहें, जवाबदेही हो हमारी। क्योंकि आखिर में हम सिर्फ फूड नहीं बेचते, हम भरोसा बेचते हैं, और उस भरोसे की पहली कंडीशन है सेफ प्रोडक्ट, सेफ फूड। मैं हूं चंदन सिंह, फाउंडर एंड सीईओ साई कुलिनरी सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में 2026 के फसाई चेंजेस को रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप, बेकरी और फूड मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अलग अलग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में लिखिए FSSAI 2026, और इस वीडियो को उस फूड बिजनेस ओनर तक जरूर पहुंचाइए जो अभी भी 2024 या 2025 की इंफॉर्मेशन के आधार पर अपना कंप्लायंस चला रहा है, क्योंकि फूड सेफ्टी और आउटडेटेड इंफॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। स्टे सेफ, मेक सेफ फूड, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फूड बिजनेस।